हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्लास 12 के मैथ का राजीव प्रकाशन का अनसॉल्व पेपर का दूसरा सेट 2025 और सेट नंबर है 324 IY। पहले क्वेश्चन में लिखा कि सभी खंड कीजिए और जो पहला क्वेश्चन है इसमें 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क में है कि यदि f r2r fx बराबर दिया है 3 माइनस एक्स क्यूब और पूरे का पावर 1/3 द्वारा प्रदत्त हो तो f ऑफ fx बराबर है। क में लिखा हुआ है कि यदि f है r2r fx बराबर 3 माइनस एक्स क्यूब का पावर 1/3 द्वारा प्रदत्त है तो f ऑफ fx बराबर है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, बताना कौन सा सही है। तो इसमें fx बराबर पहले दिया है, fx बराबर है 3 माइनस एक्स क्यूब का पावर 1/3 और हमको निकालना है इसमें f ऑफ fx का मान, यानी कि f ऑफ fx इस तरह। इसका मतलब कि x के स्थान पर x के जो ये फलन दिया fx बराबर 3 माइनस एक्स क्यूब और पूरे का पावर 1/3 है, तो इसमें x के स्थान पर हमको लिखना है fx। f ऑफ x का मतलब है कि अगर यहाँ fx लिखा हुआ है, यहाँ f है और यहाँ x ले, तो x के स्थान पर जब fx लिखेंगे तो यहाँ पे भी x के स्थान पर जो fx का मान है उसको लिख देंगे। तो यहाँ पे तब हो जाएगा, हम लोग का समझने के लिए लिख लेते हैं। यहाँ fx बराबर है 3 माइनस एक्स क्यूब का पावर 1/3। तो जब हम f ऑफ fx लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा तो हम लोग का 3 माइनस, ठीक है। और जब हम fx लिख रहे हैं तो जहाँ x है वहाँ पे हम fx का मान लिखेंगे। तो ये हम लोग का fx का मान है, तो fx का मान है 3 माइनस एक्स क्यूब का पावर 1/3 और यहाँ पे x का क्यूब है, तो ये तो हम लोग ने x का मान रखा है, ये x का मान हो गया और पूरे का पावर 3 है, तो पावर 3 है तो यहाँ पावर 3 से गुणा हो जाएगा और पूरे का पावर हो गया 1/3। तो पावर 3 से 3 इसमें कट गया, तो बराबर में हो जाएगा 3 माइनस 3, ब्रैकेट हटाएंगे तो -3 हो गया, हो जाएगा प्लस का एक्स क्यूब और पूरे का पावर है 1/3। तो इसमें 3 से 3 कट गया, अब बचा एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का पावर हो गया 1/3। तो इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब और पूरे का यहाँ एक्स क्यूब लिखेंगे और इसमें 1/3 से गुणा कर देंगे जो इसका पावर है, तो 3 से 3 कट जाएगा तो बराबर हो गया x। तो पहले का आंसर होगा तीसरा x। क्वेश्चन ख में लिखा कि समुच्चय n में संबंध r निम्नलिखित परिभाषित है। r बराबर दिया है कि x y सच डेट x बराबर है y माइनस 3 और y बड़ा है 3 से, तब निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। तो इसमें y का मान 3 से ज़्यादा हमको लेना है, तो दिया है x बराबर y माइनस 3, तो इसमें y का मान जब 3 से ज़्यादा लेंगे तो मान हो सकता है 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ सबसे पहले y में 4 दिया हुआ है, जब y का हम 4 रखेंगे तो 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, तो x बराबर निकलेगा 1, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर अगर हम y बराबर 5 लेते हैं तो x बराबर हो जाएगा 5 माइनस 3, तो 5 में से 3 घटाएंगे 2, यानी कि x और y जब लिखेंगे तो हो जाएगा 2,5, यह भी ऑप्शन नहीं है। लेकिन जब हम अगर हम x बराबर दिया हुआ है y माइनस 3 और जब हम y बराबर 8 लेते हैं, तो जब y बराबर 8 लेंगे तो x बराबर होगा 8 माइनस 3 और 8 में से 3 घटाएंगे बचेगा 5, यानी कि 5,8 होगा। तो ये जो ऑप्शन है ये सेकेंड वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन ग में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन है और इसका लिमिट दिया है 1 to √3 dx बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान होगा। तो इसका लिमिट है 1 1 से लेकर √3 और dx बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x, tan इनवर्स x होता है, तो हो जाएगा tan इनवर्स x और इसका लिमिट हम लिख लेंगे 1 से लेकर के √3 तक। तो पहले हम रखेंगे x जगह √3, फिर एक बार रखेंगे 1, तो हो जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट में √3 माइनस tan इनवर्स और ब्रैकेट में 1। तो tan में √3 होता है 60 डिग्री का मान, तो इसको हम लिख सकते हैं पाई बटे 3
और एक होता है 45 डिग्री का मान, तो हो जाएगा π/4। 3 और 4 कैल्शियम हो जाएगा 12, हो जाएगा 4 पाई और माइनस 3 पाई। तो 4 पाई में से 3 पाई घटाएंगे, बचेगा π/12। तो ग का आंसर होगा चौथा सही। क्वेश्चन घ में लिखा हुआ है कि अवकलन समीकरण dq/dx³ प्लस dx² प्लस y cos x बराबर 0 के कोटि हैं। तो कोटि कहते हैं अगर कोई भी अवकलन समीकरण दिया है उसको कितना बार डिफरेंशिएट किया गया है, तो जितनी बार डिफरेंशिएट किया गया वही उसका कोटि होता है। तो इसमें अधिकतम 3 बार डिफरेंशिएट किया गया है, तो इसका कोटि हो जाएगा 3। क्वेश्चन अंगम लिखा है कि tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 का मान है। तो यहाँ पर tan इनवर्स √3 है, तो √3 होता है 60 डिग्री का, तो π/3 इसका हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ sec इनवर्स ब्रैकेट में -2 है, तो इसको हल कर लेते हैं। यहाँ लिख लेंगे माना x बराबर sec इनवर्स -2। तो जब हम sec इनवर्स को हटाएंगे तो इधर हो जाएगा sec x बराबर हो गया -2। अब sec में जो 2 होता है ये होता है 60 डिग्री का मान, तो इसको तब लिख सकते हैं sec x बराबर यहाँ हो जाएगा माइनस sec 60 को लिखेंगे π/3। अब यहाँ हो जाएगा sec x बराबर, अब इसको हम लिख सकते हैं ये माइनस में है तो यहाँ हो जाएगा sec पाई माइनस π/3। तो sec x बराबर 3 पाई में से पाई माइनस करेंगे तो 2 π/3 हो गया, तो sec 2 π/3। तो इसमें sec से sec कैंसिल हो गया, तो x बराबर हो गया हम लोग का 2 π/3। तो यहाँ पे दिया हुआ है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2, तो tan इनवर्स √3 का हो जाएगा π/3 और माइनस इसका निकला हम लोग का 2 π/3, तो आप लिख लेंगे 2 π/3। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 3 पाई माइनस 2 पाई, बचेगा माइनस का पाई, तो माइनस π/3। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा ये हम लोग का होगा दूसरा वाला ऑप्शन सही है, -π/3। क्वेश्चन 2 में लिखा कि सभी खंड कीजिए। क में है कि sec इनवर्स -√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करने के लिए पहले लिख लेंगे माना x बराबर sec इनवर्स -√2। तो इसको लाएंगे जब बाएं साइड तो हो जाएगा sec x बराबर माइनस का √2। तो sec में √2 होता है 45 डिग्री का मान, तब ये हो जाएगा sec x बराबर माइनस यहाँ हो जाएगा sec 45 डिग्री को लिख सकते हैं π/4। अब इसका जो मुख्य मान होता है sec का ये होता है हम लोग का 0 से पाई तक, ठीक है, और इसमें π/2 नहीं होता है, तो 0 से पाई में हमको लाना है आंसर, और ये तो माइनस में है, तो इसको तो हम लिख लेंगे sec x बराबर sec और पाई माइनस π/4, क्योंकि जो sec होता है ये दूसरे चतुर्थांश में माइनस होता है। पहले चतुर्थांश में केवल जो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात है प्लस में होंगे, दूसरे में केवल साइन और कॉसेक प्लस में होता है और बाकी सब माइनस में होगा। तो इसमें sec माइनस में है, तो 180 में से घटाएंगे थीटा, तो आएगा दूसरे चतुर्थांश में, तो इसको लिख सकते हैं हम sec पाई माइनस π/4। तो हो जाएगा sec x बराबर sec एलसीएम लेंगे 4 होगा, 4 से पाई में गुणा करेंगे 4 पाई माइनस पाई हो जाएगा 3 π/4। sec से sec कैंसिल हो गया, तो x बराबर निकल गया 3 π/4, यानी कि इसका मुख्य मान होगा 3 π/4। क्वेश्चन ख में लिखा है क्या फलन fx बराबर x + 5 यदि x छोटा या बराबर है 1 के और x - 5 यदि x बड़ा है 1 से x बराबर 1 पर संतत है। हमको बताना है कि x बराबर 1 पर फलन जो है संतत है कि नहीं। तो इसमें संतत चेक करने के लिए, कंटिन्यूस चेक करने के लिए हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर निकालते हैं राइट हैंड लिमिट और निकालते हैं जिस पर फलन का मान है, मान लेते हैं a पर है। अगर तीनों आपस में बराबर आ जाता है तभी फलन संतत होता है। तो पहले हम निकालते हैं इसमें राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 पे निकालना है हमको 1 पर, तो 1 प्लस लिखेंगे, यानी कि राइट हैंड लिमिट में जो x का मान 1 से ज़्यादा है, तो 1 से ज़्यादा में जो फलन हम लोग का x - 5 होते हैं, आप लिख लेंगे हम लोग fx। तो बराबर में हो गया यहाँ लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, और जब x का मान 1 से ज़्यादा है तो हम लोग का फलन है x - 5, यहाँ पे x - 5 लिखेंगे।
अब हम x का मान 1 रखेंगे तो हो जाएगा 1 - 5 बराबर -4। फिर हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, यानी कि जो फलन है उसका मान 1 से कम है, तो फलन का मान जब 1 से कम है तो ये बराबर है x + 5 के, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, और जब 1 से कम है तो फलन है x + 5, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग x + 5। अब यहाँ x बराबर 1 रखेंगे तो 1 + 5 बराबर 6। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट है ये दोनों आपस में पहले से बराबर नहीं है, तो x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं होगा, तो हम लिख लेंगे, अतः पहले लिख लेते हैं चूंकि लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx, अतः x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है, x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन ग में लिखा कि अवकलन समीकरण d²y/dx² + dy/dx + y sin x बराबर 0 की कोटि एवं घात ज्ञात कीजिए। तो कोटि जो होता है अवकलन समीकरण में जो सबसे ज़्यादा बार अधिकतम जिसका डिफ्रेंसिएशन होता है, जितनी बार डिफ्रेंसिएशन होता है वही हमारा कोटि होता है। तो इसमें अधिकतम 2 बार हुआ है, इस डिफ्रेंसिएशन अवकलन 2 बार हुआ है, तो कोटि इसका 2 हो जाएगा। और घात जो होता है जहाँ सबसे ज़्यादा बार जिसका अवकलन हो, डिफ्रेंसिएशन किया गया हो, तो उसी के ऊपर जो घात हो, तो इसका पूरे का घात 1 है, तो ये जाएगा घात इसका 1, तो कोटि 2 होगा और घात 1 होगा। क्वेश्चन घ है 2 बिंदुओं -2, 4, -5 और 1, 2 और 3 को मिलाने वाली रेखा की दिक् को ज्ञात कीजिए। तो पहले हम इसमें लिख लेते हैं, माना बिंदु A -2, 4, -5 और 1, 2, 3 को मिलाने वाली रेखा ये भी है, तो हम लोग को निकालना है दिक् को ज्या। तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा x2 - x1 बटे जो दोनों रेखाओं के बीच की दूरी यहाँ नीचे लिखेंगे AB बराबर y2 - y1 बटे AB बराबर z2 - z1 बटे AB। तो इसमें ये बिंदु हम लोग का होगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो गया z1, ये होगा x2, y2 और z2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। तो हम इसमें पहले निकाल लेते हैं x2 - x1, फिर y2 - y1, फिर z2 - z1, अलग अलग निकाल लेते हैं। इसे भी हमको निकालना है, तो x2 - x1, तो इसमें x2 है 1 माइनस x1 है -2, तो जब माइनस लिखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 1 3। फिर हम निकाल लेते हैं y2 - y1, तो y2 इसमें है 2 और y1 है 4, तो 2 - 4 हो जाएगा -2। फिर हम निकाल लेते हैं z2 - z1, तो इसमें z2 है 3 और z1 है -5, तो 3 माइनस, जब -5 लेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 5 3 8। अब हम निकालते हैं दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, तो ए बी बराबर हो जाएगा √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। तो x2 - x1 निकला है 3, तो यहाँ हो गया 3 का होल स्क्वायर, y2 - y1 है -2, तो -2 का होल स्क्वायर, और z2 - z1 है 8, ये हो गया 8 का होल स्क्वायर। तो 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9, -2 का होल स्क्वायर हो गया 4, 8 का होल स्क्वायर होगा 64। तो 9 4 13 और 64 जोड़ेंगे तो हो जाएगा √77। ठीक है, अब ये भी निकल गया हम लोग का √77। अब यहाँ पे हमको निकालना है दिक् को ज्या। दिक् को ज्या कहते हैं, दिक् को साइन कहते हैं। तो दिक् को ज्या बराबर हो जाएगा x2 - x1 बटे AB, तो x2 - x1 निकला है 3, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 बटे, और AB निकला है हम लोग का √77, तो हो जाएगा √77
फिर बराबर y2 माइनस y1 है माइनस का 2, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -2 बटे ये भी है √77, तो यहाँ पे लिख लेंगे √77 बराबर, उसके बाद फिर है z2 माइनस z1 बटे भी, तो z2 माइनस z1 निकला है 8, तो 8 बटे √77, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 बटे √77 कॉमा -2 बटे √77 कॉमा और 8 बटे √77, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन अंगम लिखा है कि यदि PA बराबर 0.3 PB बराबर 0.4 तो PA बटे B का मान ज्ञात कीजिए यदि A और B स्वतंत्र घटना है। तो यदि फॉर्मूला होता है कि यदि A तथा B स्वतंत्र घटनाएं हैं तो फॉर्मूला होता है कि PA इंटरसेक्शन B बराबर PA गुणे PB, ये होता है फॉर्मूला। तो हमको इसमें निकालना है PA बटे B, तो PA बटे B बराबर होता है PA इंटरसेक्शन B बटे PB, ये होता है फॉर्मूला। तो इसके लिए हमको PA इंटरसेक्शन B का मान निकालना होगा, और क्वेश्चन में पहले से दिया कि A और B स्वतंत्र घटना है, तो हम लिख लेंगे PA इंटरसेक्शन B बराबर PA गुणे PB। तो PA है हम लोग का 0.3 और PB दिया है 0.4, इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0.12। अब हम निकालते हैं P ऑफ A बटे B बराबर P ऑफ A इंटरसेक्शन B बटे P ऑफ B। तो P A इंटरसेक्शन B का मान निकला है 0.12 और PB दिया हुआ है 0.4। अब इसमें 2 अंक पे दशमलव है, यहाँ 1 अंक पे दशमलव है, हम दशमलव हटा लेंगे। जब 2 अंक पे है तो हो जाएगा 12/100 और इसमें 1 अंक पे तो हो जाएगा 4/10। ये 10 ऊपर चला जाएगा, 12 में गुणा हो जाएगा, 4 गुणा हो जाएगा 100 में, तो इसको हम लिख लेंगे 12/100 गुणे 10/4। 1 0 से 1 0 कट गया, 4 से 12 कटेगा 3 बार में, 10 में 3 से भाग देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.3। क्वेश्चन 3 में लिखा है कि सभी खंड कीजिए। क में यदि A अवयव बराबर दिया है cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा तथा A प्लस A डैश मतलब जो A अवयव है उसका परिवर्त I है, I होता है तत्समक आयु, तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहले ये A अवयव दिया है, जब इसका हम परिवर्त निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो पंक्ति होता है वो स्तंभ हो जाता है। तो पहली पंक्ति इसमें 2/2 में दिया हुआ आयु, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो जाएगा, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ हो जाएगा, तो उसके अनुसार ये हो जाएगा cos अल्फा और माइनस sin अल्फा। पहली पंक्ति हो गया पहला स्तंभ, से दूसरी पंक्ति हो जाएगा दूसरा स्तंभ, तो sin अल्फा और ये हो गया cos अल्फा। अब यहाँ पे ये हम लोग का कंडीशन दिया और हमको अल्फा का मान निकालना है, तो पहले हम लिख लेते हैं A प्लस A डैश बराबर I। तो A दिया हुआ है इसमें, ये हम लोग का A है, A अवयव तो cos अल्फा माइनस sin अल्फा, फिर हो गया sin अल्फा और cos अल्फा, फिर प्लस, अब यहाँ A डैश है, तो A डैश दिया इसमें cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा और cos अल्फा, और बराबर I जो है ये तत्समक आयु है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो जब ये 2/2 में दिया है तो ये भी हो जाएगा हम लोग का 2/2 में, तो हो जाएगा 1 0 0 1। अब हम इसको जोड़ेंगे, तो जब भी जोड़ते हैं तो संगत अवयव को जोड़ते हैं। cos अल्फा का संगत cos अल्फा है, माइनस sin अल्फा का संगत माइनस sin अल्फा या sin अल्फा है। अब यहाँ पे हमको इसको जोड़ना है, तो cos अल्फा को cos अल्फा से जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का 2 cos अल्फा, माइनस sin अल्फा है प्लस sin अल्फा है, तो ये हो जाएगा 0, यहाँ sin अल्फा माइनस sin अल्फा, ये भी 0 हो गया, cos अल्फा 2 cos अल्फा, और बराबर यहाँ लिख लेंगे हम लोग 1 0 0 1। अब हम क्या करेंगे, इसमें संगत अवयव की तुलना करेंगे। संगत अवयवों की तुलना करने पर तो इसमें 2 cos अल्फा का संगत अवयव 1 है, उसी तरह इसमें 2 cos अल्फा का संगत अवयव 1 है, तो 1 को हम लिख लेंगे किसी को, तो 2 cos अल्फा बराबर 1 हो गया। 2 को ले आते हैं दाएं साइड, तो cos अल्फा बराबर 1/2, और cos में 1/2 का मान होता है 60 डिग्री, तो cos अल्फा बराबर हो जाएगा cos
π/3। कॉस से कॉस कैंसिल हो गया तो अल्फा का मान निकल गया π/3 और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन ख में लिखा है y बराबर x का पावर x फिर पावर x और यह है इन्फिनिटी तक, तो सिद्ध कीजिए कि x /dx बराबर y² 1 माइनस y log x। तो पहले इसमें दिया है y बराबर x का पावर x फिर इसका भी पावर x और ये है अनंत तक। तो इसमें जो x का पावर x है ये y के बराबर है, तो यहाँ पे x पावर x को हम लिख सकते हैं y के बराबर, तो y बराबर हो जाएगा x का पावर y। अब हम दोनों साइड लॉग लेंगे, जब लॉग लेंगे तो हो जाएगा log y बराबर log x का पावर y, और फॉर्मूला होता है कि log a का पावर b बराबर b log a। जैसे b की जगह y है तो y पहले आ जाएगा, तो log y बराबर हो गया y log x। अब हम x के सापेक्ष करते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन अवकलन करेंगे, तो log y का हो जाएगा 1/y फिर y का dy/dx बराबर, अब इसको तोड़ लिखेंगे हम लोग u गुणे v के फॉर्मूला पर, तो होता है d/dx u गुणे v बराबर, u को छोड़ देते हैं, v का करेंगे डिफ्रेंशिएशन, फिर प्लस v को छोड़ देंगे और u का करेंगे डिफ्रेंशिएशन। तो इसमें u की जगह हम लोग का y है, v की जगह log x है, तो y को छोड़ देंगे, log x का करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो d/dx log x फिर प्लस log x को छोड़ देंगे, y करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो हो जाएगा dy/dx। अब यहाँ पे हम लोग का है dy/dx, यहाँ भी dy/dx है, तो इस वाले dy/dx वाले पद को लाते हैं हम लोग बाएं साइड, तो 1/y dy/dx ये हो जाएगा माइनस log x और dy/dx बराबर, यहाँ हो गया y गुणे log x का हो जाएगा 1/x। अब यहाँ पे इसमें दोनों में कॉमन है dy/dx, तो dy/dx इसमें से दोनों में से कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो dy/dx कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1/y और बच गया माइनस log x बराबर, यहाँ हो जाएगा हम लोग का y/x। अब यहाँ पर हम लोग अगर एलसीएम लेते हैं तो y से एलसीएम नीचे हो जाएगा y और y से log x में गुणा हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं तब dy/dx गुणे हो जाएगा 1 माइनस y log x/y बराबर y/x। यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका y हो जाएगा और y से log x में गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस y log x/y और बराबर में हो गया y/x। अब इससे हम क्या करते हैं, x को लाते हैं बाएं साइड, क्योंकि हम लोग को सिद्ध करना है x dy/dx बराबर इतना, तो x को लाएंगे हम लोग बाएं साइड, तो हो जाएगा x dy/dx बराबर, इन दोनों पदों को लाते हैं दाएं साइड, तो y की जब इधर लाएंगे तो इसमें गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा y² और ये चला जाएगा नीचे x की जगह, x तो आ गया बाएं साइड, तो बटे हो जाएगा 1 माइनस y log x, और ये हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन ग में लिखा है कि रेखा युग्म x + 3/3 बराबर y - 1/5 बराबर z + 3/4 और x + 1/1 बराबर y - 4/1 बराबर z - 5 बराबर 2 के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें जब हम कोण निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए, cos थीटा बराबर मोड में b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर और बटे b1 वेक्टर का मापांक और गुणे b2 वेक्टर का मापांक। तो इसमें ये जो दोनों रेखाएं युग्म दिए गए हैं उसके पहले हम लिखते हैं इनके दिक् अनुपात। तो पहले रेखा का दिक् अनुपात होगा 3, 5, 4, दूसरे का होगा 1, 1, 2। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग पहली रेखा का दिक् अनुपात जो कि हम लोग का 3, 5, 4, तो आप लिख लेंगे 3, 5, 4। फिर उसी तरह लिख लेते हैं हम लोग दूसरी रेखा का दिक् अनुपात, दूसरी रेखा का दिक् अनुपात जो हम लोग का होगा 1, 1, 2, 1, 1, 2। अब इसको हम मान लेते हैं b1 वेक्टर, इसको मान लेते हैं b2 वेक्टर। तो b1 वेक्टर बराबर हो जाएगा 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप।
तो 3i कैप प्लस 5j कैप और प्लस 4k कैप। उसी तरह b2 वेक्टर बराबर हो जाएगा हम लोग का, 1 से i में गुणा करें तो i होगा, तो i कैप प्लस j कैप और प्लस 2k कैप। अब हम लोग फॉर्मूला में हम लोग को निकालना है b1 का मापांक, b2 का मापांक, फिर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी निकालना है। तो पहले हम निकाल लेते हैं b1 वेक्टर का मापांक। तो बराबर हो जाएगा रूट में i का गुणांक 3 है तो 3 का स्क्वायर फिर प्लस 5 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। तो 16 9 25, 25 और 25 हो गया 50, और 50 का जब हम लोग रूट निकालेंगे तो हो जाएगा 5√2। फिर हम निकाल लेते हैं b2 वेक्टर का मापांक। तो हो जाएगा हम लोग का रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 2 हो जाएगा 6। फिर अब हम निकालते हैं हम लोग b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर। तो b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर पहले निकाल लेंगे हम लोग। तो b1 वेक्टर है 3i कैप प्लस 5j कैप और प्लस 4k कैप। फिर डॉट b2 वेक्टर हो जाएगा i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। अब जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो i कैप और i कैप को अगर गुणा करेंगे तो इसका मान 1 हो जाएगा। उसी तरह j कैप डॉट j कैप को गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। k कैप डॉट k कैप हो जाएगा 1। लेकिन जब i कैप डॉट j कैप होगा तो ये 0 के बराबर हो गया। उसी तरह j कैप डॉट k कैप भी 0 के बराबर होगा, और k कैप डॉट i कैप भी 0 के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 3i कैप और i कैप को गुणा करेंगे तो i कैप 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3, और बाकी i कैप से j में गुणा करेंगे तो 0, फिर i से k में गुणा करेंगे ये भी 0 हो गया। उसी तरह फिर 5j से i में गुणा करेंगे तो ये भी 0, 5j से j कैप में गुणा करेंगे तो j कैप का मान 1 होगा, तो 5 1 कम 5 हो गया। उसी तरह फिर 4k कैप से गुणा करेंगे, इन दोनों तो 0 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8, तो 5 3 8, 8 8 16। अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे दोनों के रेखाओं के बीच का कोण। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं cos थीटा बराबर मोड में b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर बटे b1 वेक्टर का मापांक और गुणे b2 वेक्टर का मापांक। तो cos थीटा बराबर b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर निकला है 16, तो मोड में 16 लिख लेंगे, और बटे b1 वेक्टर है 5√2 और इसका है √6, तो 5√2 गुणे √6, तो हो जाएगा हम लोग का 16 के बराबर, और √2 और √6 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा √12, और 12 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 2√3। तो cos थीटा बराबर 16 बटे 5 गुणे 2√3, 2 से 16 कट गया 8 बार में, तो cos थीटा बराबर हो गया 8 बटे 5√3। जब थीटा का मान निकालेंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स ब्रैकेट में 8 बटे 5√3, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन हम लिखा कि n कोटि के दो व्युत्क्रमणीय अवयवों a और b के लिए सिद्ध कीजिए कि ए बी इनवर्स बराबर है b इनवर्स गुणे a इनवर्स। तो हम लोग व्युत्क्रमणीय अवयव की जो परिभाषा होती है यहाँ लिख लेंगे हम लोग, व्युत्क्रमणीय अवयव की परिभाषा से फॉर्मूला होता है कि ए बी गुणे ए बी इनवर्स बराबर आई के बराबर होता है, तत्समक आयु के बराबर होता है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग को इतना सिद्ध करना है तो दोनों पक्षों हम लोग ए इनवर्स से गुणा कर देंगे। दोनों पक्षों में ए इनवर्स से
गुणा करने पर, तो ए इनवर्स से गुणा करेंगे तो हो जाएगा ए इनवर्स, फिर ब्रैकेट में ए बी, यहाँ हो गया ए बी इनवर्स बराबर आई ए इनवर्स, आई इनवर्स आई लिख सकते हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं, इसमें ए को हटा देते हैं इसमें से, तो ये हो जाएगा ए इनवर्स ए, इसको एक साथ ब्रैकेट में लिख लेते हैं, बी को छोड़ देते हैं अकेले, यहाँ हो गया ए बी इनवर्स बराबर जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, अगर ये समझे, ये इससे हम गुणा करेंगे ए इनवर्स को तो ये ए इनवर्स के बराबर होता है, ये होता है फॉर्मूला। उसी तरह ए इनवर्स और ए को गुणा करेंगे, ए इनवर्स और ए को गुणा करेंगे तो ये आई के बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा आई गुणे बी ए बी इनवर्स बराबर ए इनवर्स। उसी तरह फिर आई से बी में गुणा करेंगे तो ये बी के बराबर होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा बी ए बी इनवर्स बराबर ए इनवर्स। अब दोनों पक्षों में हम लोग बी इनवर्स से गुणा करते हैं, क्योंकि हमको लाना है यहाँ बी इनवर्स ए इनवर्स, तो आप लिख लेंगे दोनों पक्षों में बी इनवर्स से गुणा करने पर, तो बी इनवर्स से गुणा करेंगे तो होगा बी इनवर्स बी फिर ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। अब यहाँ पे हम लोग बी इनवर्स और बी को गुणा करते हैं तो ये होगा आई के बराबर, तो आई हो गया, यहाँ हो गया ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स, और आई से इसमें गुणा करेंगे तो ए बी इनवर्स के बराबर ही होगा, तो हो गया हम लोग का ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स और ए इनवर्स, और ये हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन 4 में लिखा है कि सभी खंड कीजिए, क में है दिखाइए कि प्रदत्त फलन एफ एक्स बराबर कॉस एक्स पाई से 2 पाई में वर्धमान फलन है। तो पहले फलन दिया एफ एक्स बराबर कॉस एक्स, तो जब हम एक्स से सापेक्ष इसे आकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, और हमको बताना है कि जो ये फलन है पाई और 2 पाई के बीच में वर्धमान है। तो कोई भी फलन वर्धमान कब होता है, फलन वर्धमान होने के लिए, फलन को वर्धमान होने के लिए होना चाहिए एफ डैश एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो माइनस में है, तो उसके लिए पहले हम लोग ग्राफ खींच लेते हैं, साइन का हम लोग ग्राफ खींच लेते हैं, तो हो जाएगा 0, यहाँ हो गया पाई बटे 2, फिर यहाँ पाई, उसके बाद यहाँ होगा 3 पाई बटे 2 और यहाँ हो जाएगा 2 पाई। तो साइन का जो ग्राफ होता है इस तरह का होता है, पाई से ऐसे जाएगा फिर नीचे ऐसे 2 पाई से निकल गया, तो पाई और 2 पाई के बीच में जो साइन का मान है ये माइनस में नीचे की तरफ है, तो साइन का मान माइनस में हो जा रहा है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे अंतराल पाई से 2 पाई के बीच में साइन एक्स का मान ऋणात्मक है, यानी कि लिख सकते हैं एफ एक्स बराबर, यदि हम माइनस साइन एक्स एफ डैश एक्स बराबर है तो बराबर में हो जाएगा माइनस, और जो साइन एक्स है इस अंतराल के बीच में माइनस है, यानी कि इसका साइन माइनस होगा, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और प्लस है तो 0 से बड़ा है, अतः अंतराल पाई से 2 पाई पर फलन वर्धमान है। क्वेश्चन ख में लिखा कि यदि ए आई जे बराबर 2i माइनस जे हो तो 2/3 क्रम का एक अवयव ज्ञात कीजिए। तो इसमें ये मैट्रिक्स का सिंबल बना है और इसमें आई और जे है, तो आई जो है ये पंक्ति को दर्शाता है और जे जो दर्शाता है ये स्तंभ को दर्शाता है, रो और कॉलम को। तो इसमें हमको बताना है 2/3 में, तो मान लेते ये दिया है ए मैट्रिक्स, और जब 2/3 में लिखेंगे तो ये होगा हम लोग का A11, या 2/3 मतलब 2 पंक्ति और 3 स्तंभ, तो A11 हो गया, फिर A12 A13 होगा 21 A22 और A23।
तो हम सबसे पहले निकालेंगे A11, फिर A12, A13, ऐसे सबका मान निकालेंगे। यहाँ दिया हुआ Aij बराबर है 2i माइनस j। तो इसमें जो i है ये A11 लिखा हुआ, मतलब पहला i की जगह 1 है, फिर j की जगह 1 है, तो यहाँ लिखेंगे A11, तो 2 गुणे i की जगह 1, तो 2 गुणे 1, माइनस j की जगह भी 1 है, तो 2 1 कम 2, 2 में से घटाएंगे 1। फिर हम निकालते हैं A12, तो i की जगह 1 और j की जगह हो गया 2, तो 2 गुणे 1 माइनस 2, तो 2 1 कम 2, 2 में से घटाएंगे 0। फिर हम निकालते हैं A13, तो 2 गुणे i की जगह 1 और j की जगह 3, तो 2 गुणे 1 माइनस 3, तो 2 1 कम 2, 2 माइनस 3 होगा माइनस का 1। फिर हम निकालते हैं A21, तो इसमें i की जगह 2 हो जाएगा, j की जगह 1 हो जाएगा, तो 2 गुणे 2 माइनस 1, 2 दूनी 4, 4 में से घटाएंगे 3। फिर हम निकालते हैं A22, फिर हम निकालेंगे A22, तो i की जगह भी 2 होगा और j की जगह भी 2 होगा, तो 2 गुणे 2 माइनस 2, 2 दूनी 4, 4 में से 2 घटाएंगे 2। फिर हम निकालेंगे A23, तो i की जगह 2 और j की जगह 3, तो 2 गुणे 2 माइनस 3, 2 दूनी 4, 4 में से 3 घटाएंगे 1। तो हमको निकालना है आव्यूह, यहाँ पे हम यही लिख लेते हैं इसका आंसर। अब यहाँ पे है ये हम लोग का ए आयु ए मैट्रिक्स, और इसमें मान रखेंगे A11 है 1, फिर A12 है 0, A13 है माइनस का 1, उसके बाद A21 है 3, A22 है 2 और A23 है 1, और ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन ग में लिखा है कि उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं ए वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप और बी वेक्टर बराबर i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप द्वारा निरूपित है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है मोड में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी वेक्टर निकालेंगे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ए क्रॉस बी वेक्टर बराबर, तो उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले आई कैप लिखेंगे, फिर जे कैप, फिर के कैप। अब उसके बाद एक वेक्टर में जो आई जे और के गुणांक है उसको हम लिखेंगे, तो 3 2 2 यहाँ पर लिख लेंगे 3 2 और 2। उसी तरह फिर बी वेक्टर के आई का गुणांक 1 है, जे का 2 है और के का -2 है, तो हो जाएगा 1 2 और -2। अब इसको हम हल करते हैं, इसका हम निकालेंगे सारणिक डिटर्मिनेंट। तो पहले हम आई कैप लिखेंगे, जब आई कैप लेंगे तो पहला स्तंभ और पहला पंक्ति छोड़ देंगे, तो 2 दूनी 2 में -2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 4 हो गया, फिर माइनस 2 में 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4, फिर हम जब यहाँ प्लस लेंगे फिर अगला हो जाएगा माइनस जे कैप, तो दूसरा स्तंभ और पहला पंक्ति छोड़ देंगे, 3 में -2 से गुणा करेंगे माइनस का 6, फिर माइनस 1 में 2 से गुणा करेंगे 2 हो गया, उसके बाद फिर प्लस के कैप, तो के कैप लेंगे तो पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ देंगे, तो 3 में 2 से गुणा 3 दूनी 6 और 2 1 कम 2, तो 6 माइनस 2 -4 माइनस का 8, तो -8 आई कैप, -6 -2 माइनस का 8 होगा, माइनस माइनस प्लस 8 जे कैप, और यहाँ हो गया 6 में 2 घटाएंगे 4 4 के कैप। तो हमको निकालना है इसका क्षेत्रफल, यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मापांक। तो इसका मापांक लिखाएंगे तो रूट में हो जाएगा -8 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर और प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो -8 का होल स्क्वायर होगा 64, यहाँ भी 8 का स्क्वायर होगा 64, 4 का स्क्वायर हो गया 16। जब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 144, और 144 का वर्गमूल होता है 12, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 वर्ग इकाई। क्वेश्चन घ में लिखा है कि एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, यदि इसके कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो इसमें कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ लिख लेते हैं पहले, माना कोर की लंबाई x बराबर x मान लेते हैं, और यह है 10 सेंटीमीटर। और इसमें जो लिखा है जो आयतन है ये 9 सेंटीमीटर प्रति
9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, यानी कि समय के सापेक्ष में। तो आयतन को अगर हम भी मानते हैं, माना आयतन भी है, तो इसमें दिया है कि dv/dt बराबर 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। तो जो घन होता है उसका आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब, भुजा का क्यूब होता है, ठीक है। और भुजा को हमने माना है x, तो हो जाएगा x क्यूब। तो यहाँ पर लिख लेंगे तब हम v की जगह d/dt और ब्रैकेट में हो जाएगा x क्यूब बराबर 9। x क्यूब का हम करेंगे अवकलन तो हो जाएगा 3x², फिर x का करेंगे तो dx/dt बराबर 9। इसमें dx/dt को लाते हैं बाएं साइड में और इन दोनों को लाते हैं दाएं साइड में। तो dx/dt बराबर हो जाएगा 9/3 x²। 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में, तो dx/dt निकल गया 3/x²। अब हमको निकालना है इसका पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल को हम मान लेते हैं s, माना घन का पृष्ठ क्षेत्रफल s है, यानी कि हमको निकालना है ds/dt। और घन का पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है, केवल पृष्ठ क्षेत्रफल लिखा है यानी कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो 6 गुणे भुजा स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। क्या हो जाएगा हम लोग का तब d/dt और भुजा हम लोगों ने माना है x को, तो आप ब्रैकेट में लिख लेंगे 6x²। इसमें 6 कांस्टेंट है, बाहर हो गया, तो 6 बाहर हो जाएगा, यहाँ होगा d/dt x²। x करेंगे डिफ्रेंसिएशन तो 6 गुणे 2x, x² का 2x हो गया, और फिर x का होगा dx/dt। तो बराबर यहाँ लिख लेंगे 6 गुणे 2x, और dx/dt है 3/x² के बराबर, तो यहाँ पर लिख लेंगे 3/x²। तो हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 36 हो गया। यहाँ x है, यहाँ x² है, तो एक x कट जाएगा और नीचे बटे में हो गया x, और x बराबर है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम 10 रखेंगे तो 36/10 भाग देंगे तो 3.6 क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, और ये हमारा आंसर है।